हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिटर फ्रेंड्स में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अभी तक हम जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं वो आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप इन वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। ये क्वेश्चन 101% आपकी एग्ज़ाम में आएंगे। आप एक बार इनको रिवाइज कर लें या इनको साथ साथ नोट करते जाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, आपके सामने ऊपर ही ऊपर एक फाइल दिखाई गई है। इस फाइल का नाम आपको बताना है कि इस फाइल को क्या बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वाली फाइल। इस फाइल का नाम आपको बताना है कि इस फाइल को क्या बोलते हैं। आप देख सकते हो, ये स्पेशल फाइल्स के अंतर्गत आती है और इस फाइल का नाम आपको पता चल ही गया होगा। अब मैं इसका सही उत्तर आपको बता रहा हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इस फाइल को अपन रिफ्लेयर फाइल बोलते हैं। कौन सी फाइल बोलते हैं इस फाइल को? रिफ्लेयर फाइल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा रिफ्लेयर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वॉइस का नाम बताएं। इस वॉइस में आप देख सकते हैं आगे एक चक लगा है जिसे कोलेट चक बोला गया है और इसे हाथ में पकड़कर ही काम में लिया जा सकता है। तो इसका मुंह आगे से चक के समान गोल है, तो इस वॉइस को हम क्या बोलेंगे? आपको पता चल गया होगा। इस वॉइस को अपन बोलते हैं पिन वॉइस, क्योंकि इसमें छोटे छोटे गोल आकार के जो पकड़े जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? यानी जब कोई भारी कार्य आपको करना हो तो आप किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करेंगे? तो बेंच ग्राइंडर, पोर्टेबल ग्राइंडर, पेडेस्टल ग्राइंडर और सरफेस ग्राइंडर। बेंच ग्राइंडर बेंच पे करके काम मिलेगा, पोर्टेबल एक स्थान दूसरे स्थान पर लेके, पेडेस्टल हैवी कार्य के लिए और सरफेस ग्राइंडर किसी सरफेस की काम करता है। हैवी ड्यूटी के लिए हमेशा जो ग्राइंडर काम में लिया जाता है वो आपका पेडेस्टल ग्राइंडर होगा। ठीक है, फिर आता है अगला, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने की किस छेनी का प्रयोग है? यानी आपको जॉब को बीच में से काटना हो तो आप उसमें कंटिन्यू एक गैंग के रूप में आप उसमें ड्रिलिंग करेंगे और फिर चीजल से काट के बीच वाले पार्ट्स को किस जॉब से अलग कभी किया होगा, जब प्रैक्टिकल किया होगा तो वो उसमें कौन सी चीजल काम में ली जाती है? तो उसमें वेब चीजल, फ्लैट चीजल और क्रॉस कट चीजल और डायमंड पॉइंट चीजल नाम दिया। तो इसमें आप कौन सी चीजल यूज करोगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका वेब चीजल यानी वेब छेनी। ठीक है, चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? लकड़ी का अगर आप काम कर रहे हो और आरी के दांतों को तेज करना तो आप किस फाइल का उपयोग करोगे? बैलेट फाइल, टिंकर फाइल, मिल्स फाइल या रिफ्लेयर फाइल्स? इनमें से आपको एक फाइल का नाम बताना है, क्योंकि इसमें जो मिल्स फाइल होती है वही हमेशा लकड़ी के दांतों को तेज करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा मिल्सा फाइल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? फेस पे, पिन पे, चिक, आई होल पे? आपने देखा होगा हथौड़ा जब लिखा रहती है तो उसके ऊपर कुछ उसका डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, वर्गीकरण लिखा रहता है कि क्या साइज है इसका, कितना इसका वजन है। तो वो कहाँ हथौड़े की किस जगह लिखा रहता है, उस पार्ट्स को आपका नाम बताना। तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा। चलो मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसकी उसको कहाँ लिखा जाता है? उसको हमेशा चिक पे लिखा जाता है। मैंने चिक पिछले बार अभी क्वेश्चन में बताया कि चिक कहाँ होता है, आप पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखें। चलो आगे पढ़ते हैं। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम हो तो क्या प्रॉब्लम? यानी अगर आप चिपिंग कर रहे हैं तो क्लियरेंस जो एंगल होगा वो हमेशा कम है, तो उससे क्या प्रभाव होगा? कटिंग एज घुस नहीं सकती, ये छेनी फिसल जाएगी। कटिंग एज अंदर घुस जाएगा, कट और गहरा होगा। कटिंग एज टूट जाएगी, या डी है छेनी की कटिंग एज सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलती रहेगी। तो जब आप देखा होगा आपने चिपिंग करते समय है तो इसका क्लियरेंस एंगल पूछा कम है,
तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर क्लीयरेंस एंगल उसका कम होगा तो क्या होगा, जो कटिंग एज है वो घुस ही नहीं पाएगी और छेनी फिसलती जाएगी, क्योंकि जब आप 40 डिग्री पे उसको झुकाव एंगल होता है चीज़ों को, उसको रखोगे, क्लीयरेंस एंगल उसमें है ही नहीं, तो वो उसमें घुसेगी नहीं और वो ऊपर से ही छिटक आपके हाथ से फिसल फिसल के जॉब पे घूमती जाएगी। तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा ए। ठीक है। फिर तन्यता बलों के प्रभाव का टूटे बिना, यानी तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। यानी बिना टूटे टेंशन को झेल लेती है, उस बिना टूटे लगातार उस पर कितना भी आप टेंशन डालो तो वह उसको सहन कर लेती है। धातु की वो कौन सा गुण होता है जिस कारण वह किसी भी टेंशन को सह लेती है? उस धातु का आपके गुण का नाम बताना। ये आपके जो होगा वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आता है, डक्टिलिटी, टेनासिटी, इलास्टिसिटी या मैलिएबिलिटी। तो इसमें जब टेंशन की बात आ रही है तो हमेशा इसका टेनासिटी ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपन। यहाँ पे आपके सामने एक माइक्रोमीटर का आउटसाइड माइक्रोमीटर दिखा है जिसके रेंज 50 से 75 mm दर्शाया गया। यहाँ पे आपको एक अक्स क्रॉस के रूप में जो आप देख सकते हैं ये वाला, इस पार्ट्स का नाम बताएं। इसको एनविल बोलते हैं, थिम्बल बोलते हैं, स्पेंडल बोलते हैं या स्पेंडल लॉक बोलते हैं। तो आपको पता है इस पार्ट्स का नाम, इस पार्ट्स का नाम होता है हमेशा एनविल। ठीक है, एनविल इज राइट आंसर। बाकी पार्ट्स आप देखना बुक्स में मिल जाएगा, इसमें बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है। अब मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होगी, यानी मेट्रिक माइक्रोमीटर उसका आपको लिस्ट काउंट बताना है यहाँ पे कि मेट्रिक माइक्रोमीटर है उसका लिस्ट काउंट क्या होता है। तो हमेशा माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है और इंचों में होता है 0.001 इंच। ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक ड्रिल दिखाया गया, ठीक है, ड्रिल दिखा रहे हैं। तो इसमें अक्स के रूप में एक चिन्हित पार्ट्स है, यानी ये वाला, तो इसको आप क्या बोलोगे? ठीक है, तो इसको आपका नाम बताना कि इसको क्या बोलते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन देख लो आप पहले चित्र को, फिर मैं आपको 4 ऑप्शन दिखा रहा हूँ कि क्या बोलते हैं। सोच लो अपने मन में कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लेप, लैंड, प्लैंक या पॉइंट एंगल। तो अब समझ में आ गया होगा क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसका मैं राइट आंसर आपको बता रहा हूँ, इसको हमेशा पॉइंट एंगल बोला जाता है, क्योंकि नीचे का जो देख रहे हो आप दोनों पॉइंट मिलके एक कोण बनता है जो हमेशा 118 डिग्री यानी 118 डिग्री होता है। ठीक है, ड्रिल का पॉइंट एंगल का कोण। ठीक है। अब ड्रिल सेंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है? पिन टेपर, मेट्रिक टेपर, मोस्ट टेपर या चरनो टेपर। तो हमेशा जो ड्रिल होता है उसके सेंक में हमेशा मोस्ट टेपर दी जाती है। तो दिस इज राइट आंसर इज क्या होगा? मोस्ट टेपर। सी इसका इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मशीन स्पेंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग है? यानी मशीन की स्पेंडल है उसे ड्रिल और सॉकेट दोनों निकालने के लिए किसका? ड्रिफ्ट का, स्लीव का, पंच का, हथौड़ा। तो दिस इज राइट आंसर इज ड्रिफ्ट। ठीक है, इसमें राइट आंसर होगा ड्रिफ्ट का। ड्रिल ड्रिफ्ट होता है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ड्रिफ्ट से ही आप किसी जो स्पेंडल है उससे आप कौन निकाल, जिसमें मोस्ट टेपर बनी होती है उसी से ही इसको निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिबंधित स्थानों में उपयोग किए जाने वाले टेप रेंज का नाम बताइए। यानी एक आपका वो रेस्ट्रिक्ट एरिया है, यानी जहाँ पे आप काम नहीं कर पाते आसानी से, वो वाला एरिया, वहाँ पे आप किस प्रकार की टेप रेंज का उपयोग करोगे उसका आपको यहाँ पे नाम बताना है। तो यहाँ पे बॉक्स टाइप टेप रेंज, टी हैंडल टेप रेंज, सॉलिड टाइप टेप रेंज, डबल एडजस्ट। एक क्रिटिकल है तो टी हैंडल ले लेंगे जो वो आगे जाके फंस जाएगा और पीछे से अपन उसके लंबाई के अनुसार उसको घुसा के आसानी से काम में ले सकते हैं। तो इसमें टी हैंडल्स यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आईएसओ मीट्रिक थ्रेड में M10x1.5 टेप आर्टिकल आकार की गणना करना है। यानी आपको इसके लिए टेप ड्रिल साइज निकालना है। तो टेप ड्रिल साइज का TDS और टेप से माइनस 1.23 1.5, इसमें से क्या करेंगे 10 में से ये अपन कम कर देंगे 1.5 के लगभग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लगभग जो आएगा वो आएगा आपका, इसमें राइट आंसर इज
8.2 mm। इसका आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। इसका फार्मूला होता है TDS बराबर टेप साइज माइनस 1.23 इंटू पिच। ये वाला फार्मूला रहता है इसका, पिच। ठीक है, TDS बराबर होता है टेप से बराबर टेप साइज यहाँ पे रखना, माइनस करना, इंटू माइनस में पिच कटाना और इसको उससे इसकी पिच से गुणा कर देना, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड इकाई क्या होती है। यानी जब आप ड्रिलिंग कर रहे हो और उसमें जब फीड देते हो यानी उसमें प्रेशर देते हो, तो उसकी इकाई के बारे में आपको यहाँ पूछे कि उसकी इकाई क्या होती है। ठीक है, तो आपको उसकी इकाई के बारे में यहाँ बताना है कि उसकी इकाई क्या होती है। इसका होता है मीटर प्रति रिवर्स काउंटर, मिलीमीटर रिवर्स काउंटर, मीटर प्रति मिनट या मिलीमीटर प्रति मिनट। क्योंकि जब फील्डी करते हो तो वो धीरे धीरे आप जो अपना वो काटता हुआ उसमें घुसता है, तो हमेशा इसका जो होगा वो मिलीमीटर प्रति चक्कर होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पेड़ की इकाई का मिलीमीटर प्रति चक्कर होगा, रिवर्स। ठीक है, रिवोल्यूशन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। वर्नियर कैलिपर में अक्सर रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। वर्नियर कैलिपर आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैंने इसके पार्ट्स के बारे में एक वीडियो भी बनाया है, उस वीडियो को आप देख के इसके पार्ट्स के बारे में जान सकते हैं। तो इसका जो होता है वो हमेशा डेप्थ बार बोलते हैं, उसका यूज हमेशा किसी गहराई को चेक करने के लिए किया जाता है। अब है कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या होती है। यानी आपने कॉम्बिनेशन सेट देखा होगा, जो इसमें 4 भाग होते हैं, ब्लेड, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड। उसमें जो होता है आपको प्रोटेक्टर, उसकी एक्यूरेसी पूछी है, तो उसमें हमेशा 1 डिग्री के मान बने रहते हैं, तो इसकी एक्यूरेसी हमेशा जो होगी वो 1 डिग्री होगी, क्योंकि 1 डिग्री होती है उसका सबसे छोटा मान, तो 1 डिग्री। तो जब भी आपसे पूछे कि प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी क्या होगी, तो आप हमेशा बताओगे 1 डिग्री उसकी एक्यूरेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या होती है। यानी ट्राई स्क्वायर है उसकी एक्यूरेसी आपको पूछी है कि ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है। तो ट्राई स्क्वायर की जो एक्यूरेसी वो हमेशा होती है वो होती है आपकी 0.02 से 0.02 mm पर 10 mm लेंथ, यह 0.002 प्रति 10 mm लंबाई में इसकी एक्यूरेसी मानी गई है। हमेशा इसको इतनी शुद्धता में बनाया जाता है। फिर निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। यानी जब आप किस जगह पे मार्किंग कर देते हो और उस मार्किंग को पक्की लाइन के रूप में बदलना, तो आप किस पंच का उपयोग करेंगे। डॉट पंच, पिन पंच, बेल पंच, सेंटर पंच। यानी आप पंचिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा आपको पता है इस चीज़ का, तो आपने की होगी। तो इसका हमेशा प्रयोग जब पंचिंग करना हो अपन जॉब पे, तो अपन डॉट पंच का उपयोग करेंगे। पिन पंच से पिन निकाली जाती है, बेल पंच से सेंटर निकाला जाता है, सेंटर पंच से भी किस जॉब का सेंटर निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें डॉट पंच राइट आंसर होगा दिस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइस पॉइंट था, दूसरा टांग मुड़ा होता है। यानी मुड़ा होता है तो सीधा सा पता है आपको कौन सा कैलिपर होता है जो मुड़ा होता है, वो हमेशा आपका जेनी कैलिपर कहलाता है। इसे हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर और ओड लेग कैलिपर भी बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, सतह के एज में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यानी ये वाला भाग है, आपके क्वेश्चन पिछले बार पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आया था कि स्काई होता है उसको किस में पकड़ा जाता है, वहाँ था, इसमें सीधा ही उसका नाम पूछ लिया। तो इसमें जो आप देख रहे हो ये जो वाला पार्ट्स, ठीक है, तो ये हमेशा क्या कहलाता है, इसको हमेशा अपन बोलेंगे सनक, क्योंकि जो स्क्राइबर को पकड़ने काम में लिया जाता है मार्किंग ब्लॉक में, सरफेस ग्रेज में, तो इसको सनक बोला जाता है। फिर है कॉम्बिनेशन सेट में अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना। यानी यहाँ पे देख लो कॉम्बिनेशन सेट का प्रोटेक्टर हेड दिया हुआ है, इसमें जो चिन्हित भाग है इसको क्या बोलते हैं, बेवल हेड, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर। तो हमेशा आपको दिख रहा है ये प्रोटेक्टर टाइप का है, तो इसलिए इसको प्रोटेक्टर हेड बोलेंगे। ठीक है, तो 73 क्वेश्चन में इज राइट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है। किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है, यानी विच टाइप डेटम इज फॉलोड। किस प्रकार, यहाँ डेटम का पूछना है कि कौन सी डेटम लाइन यहाँ पे है, तो ये एज डेटम बता रहा है, या बिंदु डेटम बता रहा है, ये केंद्र का डेटम बता रहा है, या रेफरेंस लाइन डेटम बता रहा है। तो इसमें सीधा सा पता चल रहा है अपन को
कि इसमें जो बता रहा है वो एज रिटम, यानी उसके किनारे से अपन को लाइन खींचना है, तो एज का सहारा लेकर इसका रेफरेंस दिया जा रहा है, तो इसमें एज रिटम हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस समानांतर ब्लॉक का नाम क्या है। यानी आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और इस पैरेलल ब्लॉक का नाम बताना है कि ये कौन सा ब्लॉक है, ये ठोस समानांतर ब्लॉक, तनन समानांतर ब्लॉक, कोणीय समानांतर ब्लॉक या एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक। इसका आपको नाम बताना है। आप चित्र देख लिए होंगे, पैरेलल होता है और एक एडजस्टेबल होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि इसको क्या कर सकते हैं अपन, एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक। ठीक है, फिर है ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। ग्रेड ए वी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है 76 में, देख लीजिए। यानी जब आप ए वी ग्रेड ए वाली वी ब्लॉक के निर्माण किस मटेरियल का, टूल स्टील का, कार्बन स्टील का, उच्च गुणवत्ता वाला स्टील का, या बारीक दानेदार कास्ट आयरन का। तो आपको पता है वी ब्लॉक हमेशा जो बनाया जाता है वो हमेशा उच्च गुणवत्ता वाला स्टील होता है, यानी हाई क्वालिटी स्टील से बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा हाई क्वालिटी स्टील। सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस चैन का उपयोग किया जाता है। यानी कॉर्नर से, आपको कॉर्नर होता है जो कीवे कीवे के जो कॉर्नर होते हैं, कीवे देखा होगा जिसमें की और फिट करके किसी दो पार्ट्स को जोड़कर ट्रांसमिशन की प्रक्रिया की जाती है। कीवे नाम सुना होगा आपने, आपने कोई साफ्ट देखी होगी। कीवे क्या होता है मैं बता देता हूँ, ये कोई गोल छड़ होती है और सामने से देखोगे तो यहाँ पे खांचा कटा होता है। ठीक है, मैं भी बताता हूँ इसको ढंग से साफ करके आपको। ठीक है, देखो क्या होता है, ये मान लीजिए अभी ये कोई गोल छड़ हो, तो इसमें जो ये भाग कटा हुआ है ये वाला, ये कहलाता है आपका कीवे। इसमें की फिट करके और इसके ऊपर जब कोई जो फिट करना हो तो इसके ऊपर जो फिट कर देंगे और यहाँ पे कीवे फिट कर देते हैं, की लगाई तो वो कीवे होता है। ठीक है, तो इसके जो ये कॉर्नर वाले भाग होते हैं, ये वाला भाग, ये कॉर्नर, इसको आपको अगर प्लेन करना हो, इसमें जो कॉर्नर बनाना हो, तो आप किस प्रकार के चीजल का उपयोग करेंगे, तो वहाँ पे आपको उस चीजल का नाम बताना है। तो फ्लैट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल या हाफ राउंड। तो हमेशा जो कॉर्नर काटने के लिए जो चीज़ वो होती है आपकी डायमंड पॉइंट चीजल इज राइट आंसर। ठीक है, फिर है किस फाइल में एक दिशा में दांते कटे होते हैं। यानी कौन सी फाइल होती है जिसमें एक ही साइड में दांते कटे होते हैं, तो सिंगल कट फाइल, कार्बन कट फाइल, सेकंड कट फाइल या डबल कट, यानी उस फाइल का नाम जिसमें एक ही दिशा में दांते कटे होते हैं। तो इसका आपको सीधा सा पता होना चाहिए कि ये जो फाइल होती है वो हमेशा सिंगल कट फाइल होती है। नाम से इसमें आ रहा है कि एक ही दिशा में सिंगल कट दांते कटे, वो आपकी सिंगल कट फाइल हो गई। ठीक है, फिर लकड़ी और चमड़ी की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का, हैंड फाइल, बास्टर फाइल, रासपट या सिंगल कट फाइल। तो लकड़ी और चमड़े के लिए हमेशा जो फाइल की जाती है वो आपकी जो कहलाती है, याद रखने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ जाता है। इस फाइल को हमेशा अपन रास्प कट फाइल कहते हैं। जो लकड़ी और चमड़े के लिए भी जो पंचर बनाते हैं या जो मोची लेदर को छिलने का में, तो वो रास्प कट फाइल होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइलों की कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड में थोड़ा सा बेवल किया जाता है, इसका क्या कारण है। यानी जो फाइल का जो कटिंग फेस है उसके लंबाई के साइड में थोड़ा सा बेवल किया जाए, इसका कारण आपको पूछा गया है कि इसका क्या कारण। वर्क पीस पर उचित पकड़ प्राप्त करने के लिए, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसानी से करने के लिए, फाइल पेज और वर्क पीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, फाइलिंग करते समय वर्क पीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए। तो इसमें हमेशा पता है कि अपन को आगे से जो फाइल थोड़ा सा बेवल इसलिए करते हैं क्योंकि वो फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसानी से कर सकता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, ये हो गया इसका एंट्री। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे बस इतना ही, और अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप इनको तैयार कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में मुझे फीडबैक से बताएं आपकी तैयारी आपको कैसी लग रही है। अगर कोई कमी हो तो मैं आपको और अच्छे से भी करूँगा, आपका फीडबैक ही मुझे और अच्छे से आपको बताने में हेल्प करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।